जैसे आपने खासदार पुराने माजी खासदार की बात करे कि मैं मेरा देखूंगा तुम तुम्हारा देखो, ये हिंदू मुस्लिम का मैसेज अब इस शहर के अंदर नहीं चलने वाला। इस मिट्टी को, इस सोच को अगर किसी ने तोड़ा तो हमारे खासदार इम्तियाज जलील ने तोड़ा है। तो इंशाल्लाह हमारी ये सोच, हमको कोई अहंकार और घमंड नहीं है कि हमारे पास किसी ने आना। अरे भाई, जब हमारा दिल साफ है, हमारी नीयत साफ है और हम शहर का विकास चाहते, हिंदू भाइयों का हमको साथ चाहिए, उनको हमारा साथ चाहिए, तो शहर के डेवलपमेंट के लिए कोई हमारी बात को क्यों नहीं मानेगा। हम कौन सी भेदभाव की यहाँ पर बात कर रहे हैं? हम कहा आपके कारोबार के अंदर रखवा डालने वाली बात कर, शहर के डेवलपमेंट की ही तो बात कर रहे हैं ना। अगर कोई हमसे उठा हुआ बैठा हो तो हम जाके मना लेंगे, लेकिन इनका बाजा जरूर बजेंगे जिन्होंने 30 साल में शहर को गड्ढों में और पानी के प्यासा रखा है। जो सलाहियत आप में है, कितना अच्छा आप सवाल कर रहे हैं, तो ये दूसरे चैनल वालों में है क्या? आप में जो सलाहियत है दूसरे चैनल वालों में है क्या? यूट्यूब के जो चैनल लेके फिर रहे? तो भाई अल्ताफ साहब को बहुत अच्छी सलाहियत दी अल्लाह तबारक तआला ने, वैसे जावेद भाई को अलग से दिया, सबको अलग अलग दिया। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जिस तरीके से हमारा कैंसर चालू है वार पे पलटवार, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सारा औरंगाबाद हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली तक के जो है ये ऐसे बोलते हैं जो एकदम जाकर लग जाते हैं। राज ठाकरे से लेकर उद्धव ठाकरे जी हमारे मुख्यमंत्री वहां तक, और किसी को भी बोलने के लिए पीछे नहीं हटते। बहुत ही दमदार इनके अल्फाज होते हैं। एमआईएम की तरफ से अक्सर जब बोलने की बारी आती है तो एक चेहरा सामने आता है, वो आरिफ हुसैनी है। आरिफ हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत इस्तेमाल है आपका औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। सर जैसे हम सबसे सवाल पूछ रहे हैं, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि सियासत का सफ़र कब से शुरू किया? सियासत का सफ़र सन 2000 से मेरा शुरू हुआ है। 2000 से पहले मैं जो है तो फॉरबेस कंपनी थी वॉलूज के अंदर, मैं वहाँ पर सर्विस करता था। तो सबसे ख़ास बात मैं आपको ये बताता हूँ कि 12 साल का अरसा मैंने वहाँ पर सर्विस में गुजारा है, और तमाम 100 से 125 हमारे गैर मुस्लिम भाई थे, जिसमें हम सिर्फ 2 ही मुसलमान थे। लेकिन वहाँ की इंटरनल यूनियन के अंदर भी गैर मज़हब के लोग सब मेरे को चुन के देते। तो कंपनी बंद होने तक मैंने वहाँ पर ईमानदारी से अपना काम किया। लेकिन वो 200 225 परिवार आज इस मुल्क में, आज इस प्रदेश में जहाँ भी होंगे, वो मेरे काम को कभी फरामोश नहीं कर सकते। इतनी ईमानदारी से मैंने वहाँ पर काम किया है। 2000 से शुरू किया है? जी हाँ। इस बार जो है पिछली बारी एमआईएम पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा किया था, आपके फैमिली से चुनकर दिया गया था जी शाह बाजार वार्ड में। सर कैसा रहा सफ़र पूरे 5 सालों का आपका? इंशाल्लाह लोगों ने जो काम करने का मौका दिया, ऐसा नहीं है कि मैं चुन के आने से पहले अगर काम नहीं करता था, फिर भी हम समाज के अंदर और सियासत के अंदर काम करते थे। लेकिन लोगों ने जब मुंतखब करके हमको दिया, चुन के जब दिया, तो जिम्मेदारी कांधों पर बहुत बढ़ गई थी, और उसको पूरी ईमानदारी से हमने निभाने की कोशिश की। जो हमारी ड्यूटी थी उसको हमने डिस्चार्ज करने की पूरी कोशिश की, और मेरे को ऐसा लगता है कि अपने नज़रिए में कि मैं उसके अंदर तकरीबन कामयाब हूँ। चलिए एक बात और हम आपको क्लियर कर देते हैं कि जब जैसे कि अक्सर नेता लोग कहते हैं कि जब मैदान के अंदर पहलवान बराबरी का हो तो बहुत मज़ा आता है। आज आरिफ हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं, तीखे बोल इनके साथ बात करेंगे। सर सीधे ही हम लोग सारी बातें हटाकर अब सीधे बोल पे आते हैं। सर अब उम्मीद है कि आप जवाब देने में कामयाब होंगे। ठीक है, बोल हम अक्सर नेता लोगों से पूछते हैं। सर एमआईएम पार्टी के कई लीडर्स ऐसे हैं जो हमको लॉकडाउन में नजर नहीं आए। सर क्या आखिर क्या परेशानी थी जो आप लोग, आपके कई लीडर्स जो है नजर नहीं आए? सर कौन से लीडरों को आपने तलाश किया? कई सारे लीडर्स है सर, नाम बताना पड़ेगा? नहीं सर आप बताइए ना, आप बताइए किनको आपने तलाश किया? लीडर्स है सर ऐसे जो मैं तो कहूँगा सब जमीन पे थे। सर आपको कौन नहीं दिखे बताइए? सर बहुत सारे नहीं दिखे सर, बहुत सारे बताइए ना नाम। असर पूरे नगर सेवक को तो हम नाम आपको बता सकते नहीं है। तो फिर ऐसा नहीं है ना, फिर ये इल्जाम ही गलत है। नहीं सर इल्जाम नहीं है, ये क्लियर है। हर कारपोरेटर ने अपने अपने क्षेत्र के अंदर, अपने अपने एरिया के अंदर ईमानदारी से काम किया है। सर आप क्या समझते हैं, किट्स बांटना और वो रहना ये काम है, मतलब बाकी जनता के बीच में आना? जब आपका 100% लॉकडाउन लगा हुआ है, सड़कों पे आप निकल नहीं सकते, कोई आप एहतजाज कर नहीं सकते, कोई धरना कर नहीं सकते, तो आप कारपोरेटर के, एमआईएम के कारपोरेटर से क्या उम्मीद रखते? और बताइए सेना के कहाँ पर थे, बीजेपी के कहाँ पर थे, कांग्रेस के कहाँ पर थे, राष्ट्रवादी के कहाँ पर थे? अगर मैदान में कोई थे अपने अपने क्षेत्रों के अंदर जो मुंतखब हुए तो सिर्फ एमआईएम के कारपोरेटर थे। अच्छा सर 2014 के अंदर जिस वक्त जो है एक एमएलए खासदार इम्तियाज जलील साहब के रूप में आप लोगों ने दिया था, औरंगाबाद शहर की जनता ने आपको जो है सराहा था, अपने जो है सर का ताज बनाकर आपको बिठाया था। सर उस वक्त एक बहुत बड़ी बात कही गई थी कि आम खास मैदान बनाया जाएगा, ओवैसी हॉस्पिटल यहाँ पर लाया जाएगा। सर कहाँ है वो चीज़ें? नहीं समझा मैं आप क्या बोलना चाह रहे हैं। सर जिस वक्त जो है कहा गया था कि आम खास मैदान को बना दिया जाएगा, आम खास मैदान एक बहुत ही अच्छी तरीके से उसको खूबसूरत तरीके से बनाया जाएगा, ओवैसी हॉस्पिटल जो है यहाँ पर लाया जाएगा, तो इस वक्त वो वोट मांगा गया। हॉस्पिटल क्या कोई गवर्नमेंट की चीज़ है क्या? वो तो प्राइवेट चीज़ है। तो सर वो हमारी पार्टी के अंतर्गत मामला है, उसकी जगह खरीदी जा चुकी है। आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि एक बहुत बड़ा स्कूल बनाने जा रहे हैं हम अब इसी साहब के नाम पर, तो वो उसके लिए जगह भी मुंतखब हो चुकी है। और रहा आम खास बात, उसके अंदर कोई टेक्निकल दुश्वारी थी, इम्तियाज साहब ने बहुत उस चीज़ को उठाया है। वर्तमान पत्रों में आपने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा है, उन्होंने उसके लिए बजट भी फिक्स किया था, सारी चीज़ें फिक्स की थी, लेकिन वो किसी वजह से अभी ज़ेर-ए-इल्तिमाम पड़ा। उसी के साथ में आपका ये
नेहरू भवन को भी जो तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर तब्दील करना था, फिर परस्त ताकतें कैसी कारपोरेशन में बैठी हुई थी। आप जरा उनसे भी एक बार जाकर सवाल कीजिए कि जो एनओसी की जरूरत पड़ रही थी, जिस चीज़ को स्टेट गवर्नमेंट को जरूरत पड़ रही थी, कारपोरेशन देने को तैयार नहीं, खुद के पास पैसे नहीं है, खुद काम करना नहीं चाहते, और खासदार साहब करने जा रहे हैं तो करने नहीं दे रहे। सर कहीं ऐसा भी तो नहीं है इस बार, जैसे कि देखा गया कि मंदिर मस्जिद का मसला ज़रा गरमाया गया है, आप देख रहे हैं उसमें आपके भी काफ़ी सारे जो है बाइट आए हैं कि मंदिर मस्जिद खोली जाए। सर स्कूल की तरफ क्यों ध्यान नहीं दिया सर इमाम पार्टी ने कि स्कूल खोली जाए? कब ने कहा स्कूल नहीं खोलना बोल के? ऐसे कोई धरना आप लोगों ने आपने कई बार मेरे से बात किया कि स्कूल और कॉलेजेस और ये सब खोलना चाहिए बोल के, आपको ही जवाब दिया हमने। आपने मेरे दो इंटरव्यू लिए, उसके अंदर आप देख सकते खोल के। नहीं सर और मंदिर मस्जिद की ठीक है, मंदिर मस्जिद की बात को हमने जोर सिर्फ इसलिए दिया है, आप सुनिए मेरी बात। अगर जो इंसान अपने धर्म को मानता है उसको ज़हनी और दिली सुकून कहाँ जाके मिलने वाला है? उसके धार्मिक स्थल में मिलने वाले हैं। हमारी हिंदू माँ बहनें जाकर कहाँ आरती उतारेंगे, कहाँ जाके पूजा करेंगे, कहाँ दिल को सुकून लेंगे? मंदिरों में। मुस्लिम समाज के लोग मस्जिदों में जाकर अपनी प्रार्थना करेंगे, अपनी इबादत करेंगे। क्या गलत कह दे रहे हैं हम? अगर मंदिरों मस्जिदों खोल दो कह रहे तो कोई जुर्म कर लिए क्या? खोलना चाहिए। सर चंद्रकांत खैरे साहब का कहना है कि आप आपकी मस्जिदों को देखो, मंदिरों की तरफ आप ना आए तो बेहतर। अब चंद्रकांत खैरे साहब ने 25 साल यही राजनीति की, मैं मेरा देखता तुम तेरा देखो। उन्होंने समाजों को समझा ही कब? हकीकत ये कि आप जब एक संवैधानिक पद पे आ रहे, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आ रहे, आप मिनिस्टर भी रहे, तो क्या आपने संविधान की ओथ नहीं ली? और संविधान की जब आपने ओथ ली तो गोपनीयता की कौन सी ओथ ली? कि सारे समाजों के साथ मैं निष्ठा के साथ काम करूंगा। कर सकते हैं आप हिंदू मुसलमान? कुछ कर सकते हैं क्या आप हिंदू मुसलमान? जी नहीं, बिल्कुल। ये सवाल तो उनसे कीजिए। क्यों पैर के नजदीक राजनीति आप देखना चाह रहे? क्या आप मस्जिदों को देखो, मंदिर को? उनका तो जवाब ये होना चाहिए था कि सब धार्मिक स्थलों की हम भी आदर करेंगे, आप भी आदर करो। सर सुनिए ना, कई लीडर्स का ये कहना है, अदर पार्टियों का, आपकी जो खिलाफ पार्टियों का कहना है कि इमाम स्टंटबाजी कर रही है। ये गड्ढों को भरा जाए। 5 सालों तक कहाँ थे आप? जैसे इमाम पार्टी कहाँ थी? ठीक है, हम स्टंटबाजी कर रहे, आपकी गैर शर्म कहाँ गई थी? आप आना था स्टंटबाजी करने को। आपकी मेरे को एक बात बताइए, कटकट गेट के रास्ते सब कितने बार गए? बहुत बार गए। क्या है वहाँ की हालत रस्तों बहुत बुरी हालत। स्टंटबाजी है ये? सर कॉर्पोरेटर तो आपके है ना? स्टंटबाजी है क्या? कॉर्पोरेटर तो आपके है ना? नहीं, काम जो तो इसका मंजूर हुआ है सीमेंट कॉन्क्रीट का जी। अभी इस वक्त महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास में जो तो मंजूरी को पड़ा हुआ है टेंडर, 10% अबाव डाला सामने वाले ने, शासन की मंजूरी के लिए रखा हुआ है। हवा में बात नहीं करते हम, पूरी मालूमात करके आपके पास बैठे। सुनिए एक मिनट। और अभी जो गड्ढों की आप बात कर रहे, गड्ढे क्या नहीं थे सड़क के अंदर? और जमा ऐसे वार्ड, अभी आपको ऐसे वार्ड गिनाता हूँ जो वार्ड एमएम के नहीं है, वहाँ गड्ढे। साहब आरिफ हुसैनी साहब से मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि दीगर पार्टियां ये कहती हैं कि आरिफ हुसैनी साहब ये कहना चाह रही है कि इमाम पार्टी स्टंटबाजी कर रही है। आपका क्या कहना है इस बारे में? आप स्टंटबाजी नहीं कर रहे हैं? अगर प्रशासन हमारी बात को नहीं सुन रहा है, कमिश्नर साहब अगर हमारी बात को नहीं सुन रहे, कमिश्नर साहब अगर मेंटेनेंस के काम रोक दे रहे, कमिश्नर साहब अगर रोड वेंडिंग के काम रोक दे रहे, कमिश्नर साहब अगर डेवलपमेंट के काम रोक दे रहे, और गड्ढों को बंद करना इतना जरूरी है। पानी इस बार बारिश बहुत हुई, गड्ढे जो थे छोटे वो बड़ी तैयार कर चुके हैं। अगर इनको बंद करने के वास्ते अगर हम एजुटेशन आंदोलन नहीं करें तो फिर क्या करें? वो पार्टियों से मैं पूछना चाहता हूं, जो पार्टी आपसे सवाल कर रही है, जो लीडर आपसे सवाल कर रहे हैं, इनकी गैर शर्म कहा जा रही। आप आओ ना सड़क पे। अच्छा, आप अगर आपकी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं कर रहे, हम अगर जिम्मेदारी से लोगों के प्रश्न को उठा रहे तो क्या जुर्म है? सर ठीक है आरिफ हुसैनी साहब, और एक सवाल मेरा ये रहेगा कि अक्सर हमने एक चीज़ देखी है कि ऐसा पता चला है कि इमाम पार्टी के अंदर 2 गुट हैं, 2 हिस्से में इमाम पार्टी बटी हुई है। क्या सही बात है? कौन से चश्मे से आपने देखी? नहीं, ऐसा सुना गया मार्केट के अंदर मार्केट कौन मार्केट है? आरिफ हुसैनी साहब मार्केट कौन? आपको बताना पड़ेगा चश्मा कौन सा, आपको बताना पड़ेगा, और 2 गुट भी आपको बताना पड़ेगा। साहब आप सवाल समझिए, ऐसा एक चल रहा है मार्केट के अंदर कि इमाम के अंदर 2 गुट हैं और 2 हिस्सों में इमाम बटी हुई हैं। देखिए मार्केट के अंदर अगर चलता है तो मार्केट के अंदर सिर्फ ऐड चलता है, इश्तिहार चलता है। अगर मार्केट के अंदर कोई सवाल होता है, लोग हमसे सवाल करेंगे ना कि हम 2 गुट का है, कहाँ है 2 गुट? बताइए ना। एक ही है आपका, बताइए ना 2 गुट का है। एक ही सवाल आपका है तो जवाब तो सर आपको देना पड़ेगा। तो आप बताइए तो फिर मैं बताता कोई गुट अगर है तो फिर क्यों है? सर ऐसा क्यों हमने देखा है? बताइए ना सर, बता रहा हूँ आरिफ हुसैनी साहब, क्या ऐसा देखा है कि जिस तरीके से एक डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब हैं, इम्तियाज जलील साहब हैं, सर इनके तरफ कुछ लोग ऐसे चलते हैं जो इनके सभाओं में हमको नजर नहीं आते, जो इनके सभाओं में नजर आते हैं वो इनके सभाओं में नजर नहीं आते। आप जवाब सुन लीजिए। आपने अब डायरेक्ट हमारे डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब का नाम लिया, उनके जैसा मेहनती काम करने वाला हमने देखे नहीं। सर अभी सुनिए, आप सुनिए मेरी बात, मैं आपको दोनों गुट की जवाब देता हूँ। उन्होंने 5 साल जब इलेक्शन लड़ा ना तो हवा में आके नहीं लड़े, हर एक के घर घर पे गए, अपने पैरों का जवाब लिया, तुम्हारी समस्याओं को समझा, तुम्हारी समस्याओं को जाना, लोगों के घरों पे दस्तक दी उन्होंने दस्तक देने के बाद असद अवैसी साहब ने उनकी खैरियत के ऊपर एतमाद करा। उनको मालूम था कि ये शख्स 5 साल से हर घर के ऊपर मेहनत कर रहा है, हर वोटों को उन्होंने हर वोटर्स के दिल जीता है, जब जाके 80,000 वोट उनको मिला। रही दूसरी बात, आप जो 2 धड़ों की बात करें जो उनके पास दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहे, देखिए
सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है। जो आरिफ हुसैनी का है वो आपका नहीं हो सकता, जो आपका है वो जावेद भाई का नहीं हो सकता, जो डॉक्टर साहब का है वो इम्तियाज साहब का नहीं हो सकता, जो इम्तियाज साहब का है वो नासिर साहब का नहीं हो सकता। हर इंसान में अल्लाह ताला ने इनफरादी सलाहियतें दी है। लेकिन एक बात याद रखो, नदियाँ कितनी भी बह जाए, दरियाएँ कितनी बह जाए, जम कहाँ हो रही है आके? आपने इस पर नजर कभी दिया है क्या? ये जम सब आके असद अवैसी साहब के समंदर के अंदर आगोश में सब जाके समा जाती है। चाहे मैं अपनी एक टुकड़ी लेके कितना ही काम कर लूँ, चाहे कोई कितना ही काम करे, लेकिन आके जम आपको असद अवैसी साहब की क़यादत में ही होना। जब साहब अब असदुद्दीन साहब की बात निकली है तो एक बात मैं आपको ये कह दूं कि सोशल मीडिया पे एक चीज़ वायरल हो रही है कि आंध्र जहाँ पर असद साहब खासदार रहते हैं, जहाँ से वो चुनकर पार्लियामेंट जाते हैं, वहाँ की 2 मस्जिदें शहीद की गई है साहब। ये तो शायद आपको पता ही होगा इस बारे में। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब का काम नहीं था कि उसको आवाज़ को बुलंद किया जाए मस्जिद के मामले को? किसने बुलंद किया? किसने बुलंद जब किया? लोग सब कोई लोग वो अरे नहीं। सुनिए मेरी बात साहब, एक बात सुनिए, कोई लोग वो नहीं। जिस वक्त सेक्रेटरीट के अंदर की मस्जिद शहीद की गई, इस बात को वहाँ के उलमाए दीन को लेके, वहाँ के मुफ्तियान को लेके, वहाँ के मुख्यमंत्री से कौन मिला जाके? कोई बीजेपी का नहीं गया, कोई कांग्रेस का नहीं गया। सुनिए मेरी बात, सुनिए बात, कोई कांग्रेस के नहीं गए, बीजेपी से नहीं है, सुनिए तो सही, कोई कांग्रेस के भी नहीं गए। असद अवैसी साहब इन लोगों को लेके गए वहां पर, और असद अवैसी साहब ने जाकर वहां पर अपने ख्यालात रखे सामने, अपने जज्बात रखे, सुनिए मस्जिद के तखद्दुस को सामने रखा और उनको इस बात पे राजी किया। चलिए आरिफ हुसैनी साहब, इस बार एमआईएम क्या मुद्दे को लेकर वोट मांग रही है? इस बार इलेक्शन होने जा रहा है महानगर पालिका का, क्या मुद्दा रहेगा आपका सबसे बड़ा? बाबरी मस्जिद का मसला तो हल हो चुका है, बाबरी मस्जिद का मसला हल हो चुका है। अब अक्सर जैसे शिवसेना पार्टी हो, बीजेपी जैसे आपने कहा कि मंदिर मंदिर कहकर वोट मांगते थे, एमआईएम पार्टी भी तो मस्जिद बाबरी मस्जिद का मसला अक्सर उठाया करती थी सभाओं के अंदर, हमने देखा है। तो इस बार क्या मसला रहेगा आरिफ हुसैनी साहब? पिछले कारपोरेशन के इलेक्शन के अंदर कौन से बाबरी मस्जिद के ऊपर इलेक्शन मांगा? बाबरी मस्जिद के सुनिए ना, और स्पीच है आपके असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं, असद अवैसी साहब से तो सारी दुनिया अपने राय मांगती हो, तो बेबाक अपने ख्याल को रखते ही। और विपक्ष है का जी हिंदुस्तान में? विपक्ष हिंदुस्तान में रहा का? ना कांग्रेस विपक्ष बोल के काम कर रहा है, ना समाजवादी कर रही है, ना बीएसपी कर रही है, ना राष्ट्रवादी कर रही है। पूरे हिंदुस्तान में अगर विपक्ष की भूमिका को निभा रहा है तो अकेला तना मेरा कायद निभा रहा है असद अवैसी। हर सवाल का जवाब देने को वही मौजूद है। इनको एक्सपोज कर रहा है बीजेपी के फेलियर जा हो रहा है। और रहा आपने जैसा बात सवाल किए कि अगला इलेक्शन आप काय पे लगेंगे, सिर्फ शहर के डेवलपमेंट पे लड़ने वाले, सिर्फ शहर के डेवलपमेंट में लड़ने वाले। ये बीजेपी और शिवसेना ने जो खेल 30 साल से शहर में मचा के रखा है, सत्यानाश करके रखा शहर का, कचरे का अंबार कहाँ लगा? किसके कार्यकाल में? एमआईएम के कार्यकाल में लगा क्या? पूरी पानी की पाइपलाइन टूट के पड़ी हुई है, किसके कार्यकाल में हो? 30 साल में इन्होंने कोई प्लानिंग नहीं करी, सिर्फ लोगों को हिंदुत्व के नाम पे बेवकूफ बना के वोट लेते रहे और कोई विकास का काम इन्होंने किया नहीं। अच्छा ठीक है सर, आप इस बार कह रहे हैं कि आप जो है काम के मुद्दे पर लेंगे। पिछले 5 सालों में एमआईएम का उतना काम रहा कि जनता आपके ऊपर फिर से भरोसा करे, और जिस तरीके से पिछली बार जितनी सीटें आपको चुन के मिली थी उससे डबल सीटें इस बार आपको मिले। अभी लॉकडाउन लगने से पहले आपने खुद हर वार्डों में जाके काम का जायजा लिया, आपको लोगों ने खुलेआम कहा, मेरे वार्ड में आए थे आप, क्या जवाब दिया लोगों ने आपको? काम किया। 20 साल में जो कांग्रेस के कारपोरेटर ने काम नहीं किया वो काम एमआईएम के कारपोरेटर करके दिखाए। गणेश कॉलोनी के अंदर वही काम हुआ। अय्यूब जागीरदार साहब के 26 कारपोरेटर, मैं ये नहीं कहता कि 100% हमने काम कर लिए, ठीक है, अगरचे नासिर सिद्दीकी साहब 100% कामयाब हुए होंगे काम करने में, तो जमीर खादरी भी कामयाब हुआ है 80% काम करने में, तो आरिफ हुसैनी भी कामयाब हुआ है 75% काम करने में, लेकिन 10% भी काम नहीं होते थे पहले तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के उसमें दूरबीन लेकर ढूंढना पड़ता था कारपोरेटरों को, सिर्फ शान मारते और घमंड में फिरते थे, लोगों के बीच में रहते कहाँ थे? लोगों के बीच में रहते क्या थे? ये एतमाद हमने लोगों के बीच में पैदा किया और जमीन पे काम उतार के बताया। वंचित के बारे में क्या ख्याल है? वंचित और एमआईएम एक होगी आपको लगता है? नहीं, ये हमारे वरिष्ठ तय करेंगे इसके बारे में कि उनको क्या करना है, लेकिन जो वक्त हमारा निकल चुका असेंबली के टाइम पे, ये अगर हो जाता तो बहुत अच्छा हो जाता था। आज डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब भी चुन के आए थे, आज नासिर सिद्दीकी भी चुन के आते थे, और प्रदेश के अंदर कम से कम 10 से 15 हमारे चुन के आ सकते, लेकिन नहीं मालूम कि उस वक्त प्रकाश अम्बेडकर साहब की क्या सोच थी, और उन्होंने ऐसा स्टैंड ले लिया कि वो एक अलग ही रुख के अंदर दिखाई दी हमको। ऐसा लग रहा था कि वो किसी तरीके से वो उस वक्त मानने तैयार नहीं है। अब जो वक्त निकल चुका है तो अब उस वक्त हमको, उनको भी हमारी बहुत ज़रूरत थी, हमको भी बहुत ज़रूरत थी, लेकिन एमआईएम कहीं रुकी नहीं। एमआईएम ने सारे समाजों में उतर के काम करा है, और फिर भी वरिष्ठ अगर जो फैसला करेंगे तो उसको सबको मानना। सर इस बार कितनी सीटें हैं आपकी चांसेस? क्या लगता है आपको एमआईएम पार्टी इस बार कितनी सीटें चुनेगी, चुनकर लाएगी जनता आपको फिर से एक बार ताज बनाएगा? जब एतमाद, जब लोगों ने हमारे आमदार के ऊपर एतमाद करके उनको खासदार बनाया, सोच सकता था कि कोई ये बात कोई भी सोच सकते थे? बिल्कुल सही। तो जब लोगों ने एतमाद करके 4 लाख के लगभग वोट दिया है, तो हम तो हमारी तो ये सोच है कि हम पूरी सीटों पे लड़ेंगे, पूरी सीटों पे हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए और लड़ेंगे भी हम। और इंशाल्लाह जो पिछला हमारा जो रहा है, पिछले टाइम जो 25-26 हमारे चुन के आए थे,
उससे तो सीटें बहुत आगे जाने वाली। सर एक सवाल मेरा ये रहेगा, क्या अगर वक्त पड़ने पर आप शिवसेना या बीजेपी से गठबंधन करेंगे महापौर के लिए? ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी करती, ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी करती और की है, ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी की करती है, करती आ आप रही नहीं है। करेंगे, किसी भी हाल में नहीं करेंगे? मैं कह तो रहा हूँ आपको साफ कि ये करते आ रही है। अच्छा साहब, एक चीज़ और ये देखने को मिली है कि अब जैसे होता यूं है कि पार्टी जिसको एक बार 5 साल का मौका देती है, कहीं ना कहीं उसको वापस टिकट नहीं मिल पाता है। अब जिन लोगों को चुनकर दिया गया था या जो लोग चुनकर आए थे, उनमें से अगर किसी का टिकट कटता है तो आपको नहीं लगता कि खिलाफत तगड़ी हो जाएगी? मैम नहीं, अगर जिन्होंने वाकई में अच्छा काम किया है और जो लोगों में शोहरत रखता है, लोगों की दुर्दत में रहता है, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उनका टिकट एमआईएम काट देंगे? क्यों काटेंगे उनका टिकट? वाकई में जो शोहरत रखता है, जो लोगों के दिलों पर राज करता है, जो लोगों के दुख दर्द में खड़े रहता है, जिसने लोगों के काम किया, मेरे को नहीं लगता हमारे नेता किसी के साथ ऐसी नाइंसाफी करेंगे। नहीं, आपको नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर ऐसा होता है, अगर नहीं, ये तो सब ये अंदाजे की बात है, इसके ऊपर मैं क्या जवाब दूँ? फैक्ट तो आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अंदाजों की बातों के क्या जवाब दे सकते? अच्छा सर, एक इल्ज़ाम लगा था आपकी पार्टी के ऊपर कि शिवसेना से पैसे लिए हैं, बीजेपी से पैसे लिए हैं, फला फला लगा किसने था। इल्जाम लगाए? सब आपने हमारी वीडियो देखे थे? आपने देखे तो बात ना बोली। अज्जू पहलवान साहब का कहना था कि हम उसमें मौजूद थे, हमने खुद पैसे लिए। अज्जू पहलवान साहब के कब क्या बोल देंगे और अज्जू पहलवान साहब कौन सी बात को क्या ला के बिला देंगे, अब इसका जवाब भी मैं दूं क्या? उन्होंने लिए तो खुला खूब बोल दिया, उन्होंने, लोग फैसला करेंगे, अगला इलेक्शन वो लड़ रहे आप लोग। लेकिन वो, अरे साहब, हम तो वो पाक दामन रखते हैं, हम पे कोई इल्जाम नहीं लगा सकता, हम पे नहीं लगा सकते इल्जाम। ठीक है, आपने लिए, आपने इतराफ कर ली, आपने कबूल कर ली, ये आपका बड़ापन है। ठीक है, आपको सियासी तौर पर सियासी फैसला करना था, आपने क्यों लिए, क्यों दिए, ये ठीक अलग बात है, लेकिन दूसरों को आप मोहर इल्जाम नहीं ठहरा सकते इसके अंदर। और कोई हमारा तो नाम ही नहीं ले सकता, बिल्कुल नहीं ले सकता। नाम कभी उनकी चौबारे पे दिखे ना, उनके दहलीज पे दिखे ना, वो हमारे पास दिखे। सब कुछ बड़े चेहरे, पता चला कि कुछ बड़े चेहरे इमाम में आने के उसमें है, आपको लगता है कि बड़े चेहरे इमाम में आने वाले हैं? देखिए, बड़े चेहरों को आना पड़ेगा। कोई सोच नहीं सकता था औरंगाबाद से 26 सीट चुन के आएंगे, कोई सोच नहीं सकता इम्तियाज साहब आमदार बनेंगे, कोई सोच नहीं सकता था खासदार इम्तियाज जलील साहब बनेंगे। तो ये लोगों के अंदर काम करने के बाद लोगों का दिल जीता गया। और मैं इम्तियाज साहब की खास तौर से एक बात कहूँगा, मैं किसी की चापलूसी नहीं करता कभी, एक बात आप समझ लीजिए, मैं जो हक़ाक़ रहते बिल्कुल डंके की चोट पे बोलता हूँ। इसीलिए जो उनके अंदर सलाहियत है, जब आमदार इम्तियाज जलील साहब जब आमदार बने थे, क्या माहौल था उस वक्त? कौन सी नज़र से इमाम पार्टी को लोग देखते थे और गैर लोग कौन सी नज़र से देखते थे? फिरका परस्ती की नज़र से देखते थे, कट्टर की नज़र से देखते थे। और इस माहौल को पलट देना, इस माहौल को पलट के खासदार बन जाना, क्या ये बड़ा काम नहीं है इम्तियाज जलील का? गैरों के दिलों में जगह नहीं बनाई, इस बात को मानेंगे नहीं आप? काम को फेंक उठा के मैं सोचता हूँ ठीक है, आज का काम कल हो जाएगा, अरे लेकिन गैरों के दिलों को जीत के 4 लाख का आंकड़ा पास किया। दलित समाज ने पूरा वोट मारा है सर आपको? दलित समाज ने हमको वोट दिया है, पूरे दलित समाज ने आपको खरड़ के, जिसको कहा जाता है कि पूरा खरड़ के वोट आपको मिला है सर। दलित समाज ने भी दिया है, मातंग समाज ने भी दिया है, उसी के साथ सिख समाज ने भी हमको दिया है, हिंदू समाज के सेकुलर लोगों ने वोट दिया है। ये फन है, ये फन इम्तियाज जलील साहब का है। ये इम्तियाज जलील साहब का फन है कि उन्होंने लोगों के दिलों को पलटाया है, लोगों के दिलों में घर बनाया है। इम्तियाज जलील साहब तो काम तो डंके के चोट पर कर ही रहे हैं, हम देख रहे हैं। उनका जो चेहरा उन्होंने अपना पेश किया, उन्होंने पार्टी के लेवल पर रहकर काम करके। आरिफ हुसैन साहब, मेरा सवाल आपसे फिर एक ये सबसे बड़ा एक रहेगा, लेड बिल को लेकर हंगामा मचा हुआ है कि लेड बिल 3 महीने का माफ नहीं हो रहा है। इमाम पार्टी उसके लिए एक मरतबा आप लोग डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस गए, उसके बाद से कोई ना धरना है आपका? सबसे पहली डिबेट जब लॉकडाउन के मई के महीने के अंदर थी, अप्रैल या मई के, आप ही ने मेरे सवाल किए थे, आप निकाल के देख लो। पहली डिमांड इमाम की थी कि जितनी घरगुती वीज बिल है तुमको माफ़ करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। उसी के साथ में स्कूल की फीस, जैसा आपने स्कूल का पहले सवाल किया, यह मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि स्कूल बंद है, पढ़ाई नहीं हो रही, स्कूल की फीस भी माफ़ करना पड़ेगा, घरगुती बिल भी माफ़ करना। हमने कमर्शियल बिल की बात नहीं की। अरे हुसैन साहब, एक सवाल जो थोड़ा हटके आपसे करने की कोशिश करता हूँ साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस इस वक्त औरंगाबाद शहर के अंदर बड़ी जो है बढ़त बनाई हुई है, लोगों के दिलों में राष्ट्रवादी ने जगह बनाई है इस बार लॉकडाउन के चलते। क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं आपको धक्का पहुंचेगा? कौन से राष्ट्रवादी की बात कर रहे हैं? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ। 3-4 राष्ट्रवादी चलती शहर के अंदर, आप किसकी बात कर रहे हैं? मराठाओं की एक अलग चलती है, हमारे माइनॉरिटीज़ की अलग चलती है। वो अच्छा, जैसा आपने हमसे सवाल करे, ये नेता के साथ नहीं दिखते। अब सवाल तो बड़ा अच्छा लाया आपने, जो राष्ट्रवादी के नाम पे कूदिया मारते फिर रहे हैं उनके साथ में दूसरे नेता नहीं दिखते। कभी ये सवाल भी आप उनसे कीजिए, राष्ट्रवादी के पिछले इलेक्शन में कितनी सीट चुन के आए थे, कितने कारपोरेटर चुन के आए थे? आप जर्नलिस्ट है, आप हमसे इंटरव्यू लेने गए, बताइए। आप उनको इतना बड़ा बता रहे हैं,
नहीं सब काम की बुनियाद पे बता रहे हैं, जिस काम तरीके की से उनका बुनियाद काम के था। काम की बुनियाद के ऊपर ही मैं सवाल कर रहा हूँ। पहले भी उनका काम था, सत्ता में थे वो। सुनिए ना, नहीं नहीं आप मेरी बात नहीं, सत्ता में कैसे नहीं आरिफ हुसैन साहब बीजेपी सरकार, मेरे को एक बात बताइए, कितने आमदार थे इनके, कितने खासदार थे आरिफ हुसैन साहब उस वक्त जो है बीजेपी सरकार थी, अब जो है राष्ट्रवादी सरकार है। जैसे कि आपने बताया कि खासदार आपकी चुनकर नहीं है राष्ट्रवादी की सरकार, सब मिलीजुली सरकार हाँ, रायता है, मिलीजुली सरकार रायता है, पूरा बिखरने वाला है जो है। कहीं ना कहीं सर वो सरकार में तो है, कहीं ना कहीं माना तो जाता है कि वो सरकार में है, ये बात तो आप भी मानते हैं। आरिफ हुसैन साहब जिस तरीके से आपने बताया कि एमआईएम के खासदार को चुनकर दिया गया था, अब जो है जिस तरीके से अगर ये तीनों मिलकर लड़ते हैं, शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं एमआईएम को धक्का पहुंच सकेगा। ये मेरा सवाल आरिफ हुसैन साहब आपसे। आपने राष्ट्रवादी की बात करें जी, और राष्ट्रवादी मैं वहीं रुका हुआ हूँ जी। मेरे को बताइए आप पिछले इलेक्शन में उनके कितने थे और आप ही बताइए कितने बढ़ सकते आप। साहब उनका दावा है वो महापुर बनाने वाले। अच्छा, 3 सीटों पे, हाँ 3 सीट पे बना लेते। नहीं सर, उनका दावा है पिछले इलेक्शन में, सुनिए आप मेरी बात, पिछले इलेक्शन में उनके सिर्फ 3 कारपोरेटर चुन के आए थे। जरा उनसे बात कीजिए, कहाँ है उनके कारपोरेटर? हम पे शिवसेना का इल्जाम झूठा लगाने वालों, क्यों एमएलसी के इलेक्शन में क्या हुआ? आपके कारपोरेटर कहाँ गए, कहाँ गए? और ये जो बोलते शिवसेना से हम मिले, शिवसेना से हमने पैसे लिए, क्यों मैं 70 साहब सवाल नहीं करते कि पूरे सिल्लोड के जानने के कारपोरेटर खुलेआम लेके गए उन्होंने शिरडी के अंदर, क्यों सवाल नहीं करते? जो आंख से खुला दिख रहा वो सवाल नहीं करते। इनकी जमानत जब सिर्फ एमआईएम कर रही, बल्कि इनके पेट में हमारा दुख रहा। और आप बोलिए तीनों भी मिलकर अगर आ गए ना, तो तीनों को मुकाबला हमसे करना है। और इन्हों तीनों इस शहर के अंदर फेल हुए हुए। शिवसेना का सबसे निकम्मा नाकारा महापौर अभी गुजरा है, 1 पैसे का काम हुआ नहीं। जितने इन्होंने बजट बना के रखे थे पूरा ही कमिश्नर उठा के फेंक डाला। आरिफ हुसैन साहब पूरा फेंक दिया, उठा दिया। आरिफ हुसैन साहब क्या बात है, आप लोग केस के लिए डरते नहीं हैं, आप जो चाहे बोल देते हैं आप लोग, और डरते नहीं कि कोई कलम अपने ऊपर लग जाएगी, कोई केस अपने ऊपर लग जाएगा। अच्छा, अभी जिस तरीके से ये हुआ, आपके खादर साहब भी कह रहे हैं कि कितने भी केसेस हो जाए बिल्कुल बिल्कुल। जब जनता के प्रश्न उठाना पड़ता है, जब जनता की क़यादत करना पड़ता है ना, तो फिर खोपों में नहीं बैठना पड़ता। आपको क़यादत पर जमीन पर उतर के करना पड़ेगा। जमहूरियत ने आपको हक दिया हुआ है एजुटेशन करने का, अगर फिर सियासत के अंदर ये नहीं करना तो फिर क्या करना? क्या उम्मीद रखते फिर हमसे लोग? एजुटेशन तो हम करेंगे, हमारा जो काम है, सुनिए ना, देखिए हमारा जो काम है, जो संवैधानिक हक हमको, हम उसका इस्तेमाल करेंगे, कानून अपना काम करेंगे जो उसको हक दिया हुआ है। सच झूठ का फैसला अदालत में होगा। आरिफ हुसैन साहब कांग्रेस के एक नेता है, बड़े पुराने नेता, उनका कहना है कि एमआईएम एक पानी का बुलबुला है, अच्छा बहुत जल्द खत्म होने वाला है। ये काय पैसा अंदाजा लगा जो ख्वाब देखे कोई इन्होंने, उनका ये कहना है, आप क्या कहते हो? उनका तो मैं तो बोल रहा हूँ, ख्वाब देख लोगों को डरा उन्होंने। उनकी कांग्रेस का जनाजा निकल गया शहर में से, अभी भी होश में है ही नहीं हो। उनके पास में कैंडिडेट नहीं था अभी पार्लियामेंट को, और इम्तियाज साहब के सामने आने को तैयार नहीं थे। हम अगर पानी के बुलबुले हैं, तो तुम्हारी लोटा बकेट लेके हमारे दरवाजे पे क्यों आ रहे कि कुछ भी करो, कांग्रेस को लाना है? कांग्रेस हमने ठेका नहीं लिया कांग्रेस और राष्ट्रवादी को जिताने का। हम दबे हुए कुछ लोगों की आवाज उठाते, उनके लिए आंदोलन करते हैं, उनको राहत दिलाने का। आरिफ हुसैन साहब कुछ नेता ये भी कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा, अक्सर आपने देखा होगा कि लोग सोशल मीडिया पे एक चीज चलती है कि बी टीम कहा जाता है। कौन कहते? बीजेपी की बी टीम अक्सर नेता कहते हैं। सर कौन नेता? बोलो ना, अरे साहब बोलो ना, कौन नेता? वही नेता, बोलिए, नाम बोलिए। वही बोल रहा हूँ मैं, नाम जानना चाहता हूँ। बोल रहा हूँ, अरे बोलिए ना, कांग्रेस के नेता बोलते हैं, नाम बोलो, नाम बोलो। इब्राहिम पटेल साहब ने कहा है कि बी टीम है आप। कौन से नेता? इब्राहिम पटेल साहब, कांग्रेस के इब्राहिम पटेल साहब कहते हैं कि आप बी टीम है, एमआईएम जो है बीजेपी की बी टीम है। कोई तर्क था उनके पास? सर वो कहते हैं कि आपने सुनिए ना, सर बता रहा हूं, सुनिए ना, सवाल सुनिए प्लीज। साहब आप सवाल समझिए पहले। वो इसलिए कहते हैं कि आपने जो है सेकुलर पार्टी, जिस तरीके को वो अपने आप को सेकुलर मानती है, कांग्रेस मानती है, राष्ट्रवादी कांग्रेस मानती है, वो कहते हैं कि एमआईएम आने से सुपड़ा साहब हुआ कांग्रेस। इब्राहिम भैया अपने आप को सेकुलर मानते हैं ना, अगर वो कपड़े की टोपी सर पे पहन लेंगे और बोलेंगे हीरो का ताज है, तो क्या हमने मान लेना कि हमने, आप सेकुलर है, आप कांग्रेस को लाए, आपको कांग्रेस को चाहने वाले, आपको मुबारक। आपने इतने साल में कांग्रेस के नेता के मिनिस्टर के पीछे पूरी अपने औकात खराब करे, क्या विकास करे किराड़पुरे का? आपने अय्यूब जागीरदार साहब ने पूरा विकास का नक्शा बदला है वहां पर आके। ये हमको ए टीम और बी टीम बोलेंगे, ये और ए बी टीम बोलेंगे क्या, जिनके पास कोई तर्क और कोई पुरावा नहीं है? कांग्रेस की झोली में जाके सत्ता के वास्ते ये अपने दुम छल्ले बने हुए, ये हमको एमआईएम को नाम रखेंगे क्या? एमआईएम को नाम रखेंगे क्या? मेरे को एक बात बताइए आप, इससे पहले महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट किसकी थी? सेना बीजेपी की थी। यहाँ पर सत्ता किसकी थी? महापौर कारपोरेशन के अंदर सेना बीजेपी की थी। और सेना बीजेपी के सिक्के के 2 रुख नहीं है, नहीं मानते आप इस बात को? बिल्कुल साहब।
तो फिर सेना ने इनको सेकुलर बना दी कि इन्होंने सेना को सेकुलर बना दी? ये जवाब दे बोलना हमको टीम का ये बेवकूफ हवाले आरिफ हुसैनी साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि कटकटी गेट का जो रोड जा रहे हैं, आपने देखा है पूरी तरह से बेहाल है, लोग परेशान होते हैं जाते हुए, जब बारिश गिरती है तो पूरे गड्ढे भर जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। अब जब हम नगर सेवकों से किसी से इमाम के नगर से बात करने जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ की महानगर पालिका के पास बजट नहीं है। अब जब किराड़ापुरी की बात निकली गई है तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं कि किराड़ापुरी से राम मंदिर से लेकर जो रोड है आरिफ हुसैनी साहब, जो 12 नंबर गली तक जाता है, वहाँ पर बीच में एक मोहम्मदी मस्जिद लगती है, एक इब्राहिम मस्जिद लगती है, 2 मस्जिदें खुबा मस्जिद लगती है, 3 मस्जिदें लगती हैं। लोग जब वहाँ से जब पानी जाता है आरिफ हुसैनी साहब, नल आने के बाद तो नदी और नाला एक हो जाता है। तो 3 कॉर्पोरेटर आपके थे, आप जब अयूब जागीरदार साहब की बार बार बात कर रहे हैं, एक साइड से अयूब जागीरदार थे, एक साइड से हाजी इरशाद साहब थे, एक तरफ से जो है हाजी इसाक साहब के वालिदा थे। सब जब पता चलता है तो वो कहते हैं कि ये हमारे वार्ड में नहीं है, वो कहते हैं ये हमारे वार्ड में नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे आरिफ हुसैनी साहब? बहुत छोटी बात है, पानी जब आएगा और सीमेंट के रोड बने हुए, एक बकेट पे आप डालेंगे तो 1 किलोमीटर सीमेंट के रोड है नहीं, सुनिए ना सर आरिफ हुसैनी साहब। अरे आजाद चौक से लेकर तो आप जो है तो यहाँ तक आइए। मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ आरिफ हुसैनी साहब, आप समझ लीजिए, 1 नंबर गली से लेकर 12 नंबर गली तक की बात कर रहा हूँ, बीच में जहाँ से मोहम्मदी मस्जिद, कुबा मस्जिद और इब्राहिम मस्जिद लगती है। साहब जब बात करने आप उन कारपोरेटर से बात कर चुके हैं? बिल्कुल कर चुके हैं साहब, हम लोग, उन्होंने आपको जवाब दिए? अक्सर ये बात सुनने मिलती है कि महानगर पालिका के पास पैसा नहीं है। तो पिछले 5 सालों में सर फिर क्या था, मतलब क्या लोगों ने आपको भरोसा करके ये सोचा था कि ये रोड बनेगा, सीमेंट का रोड बना दिया जाएगा, हमारे एरिया के अंदर रौनक आएगी? कारपोरेशन की हालत तो खराब थी, आपको मालूम है। 5 साल से तो खराब नहीं थी। अरे आपको फिर कुछ ही नहीं मालूम है, आपको फिर मालूम ही नहीं है जनाब। 4-4 साल के लोगों के बिल अभी तक थक बाकी दिए नहीं इन्होंने। फिर अगर इनकी हालत अच्छी थी तो फिर बिल क्यों नहीं दे रहे? फिर पैसा कहाँ जा रहा? फिर तो सवाल ये खड़े हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ हालत खस्ता ही थी, लेकिन फिर भी कारपोरेटरों ने जो काम एमआईएम की किया है, करोड़ों रुपए में किया है, कम से कम 7 करोड़, ज़्यादा से ज़्यादा 15 करोड़ एक वार्ड में ऐसा काम हुआ है। आप जाके देखो और बिला भी जाके आप अकाउंट में जाके मालूम कर सकते थक कितने। अगर ये छोटी मोटी बात होंगी वहाँ के कारपोरेटर खुद खत्म करना चाहिए आपस में बैठ के। आरिफ हुसैनी साहब आपने जिम्मेदारी ली है क्या इमाम के बारे में? अगर कोई बुरा बोलता है तो आप अक्सर नहीं उतर जाते। देखो ये बात सुनिए, हमारी सियासी पार्टी बड़े सुनिए आप बौखला जाते हैं आरिफ। नहीं कोई बौखलाहट की सवाल नहीं है, हम हमारी सियासी पार्टी है तो इल्जाम तो हम पे आएंगे, बहुतान भी हम पे आएंगे। और नहीं है आपके, सुनिए ना मेरी बात, अगर इल्जाम और बहुतान कोई लगाता है और गलत लगाते हैं तो उसका हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ठीक है, कमी हमें भी है, जैसा आपने अभी कहा कि भाई वो मस्जिद के पास इसके पास में कोई मसला होगा तो वहाँ के कारपोरेटर ने हल नहीं किया है, आपस में बैठ कर उनको करना चाहिए था। हम ये नहीं कहते कि हम बहुत दूध के धुले, हमसे कोई गलती नहीं होती है, लेकिन गलत आरोप अगर लगेंगे, बिकेंगे तुम, सुनिए ना, बिकेंगे तुम, बोलेंगे शिवसेना से हमने पैसे लिए, कांग्रेस का आदमी लिया होलसेल में वहां बेच डालेंगे कारपोरेटर को, फिर आप हमसे कहेंगे आगे कि भाई आपने जो तो शिवसेना वालों से पैसे लिया है। आरिफ हुसैनी साहब और नहीं है मैम पार्टी में जवाब देने के लिए, आरिफ हुसैनी क्यों आगे आते हैं? आपने किससे सवाल किया? नासिर सिद्दीकी साहब क्या जवाब नहीं देते? नहीं सर, जिस तरीके से आप जवाब देते हैं देखिए आरिफ हुसैनी एक बात सुनिए, नहीं आप एक बात को अलग मिला रहे, सुनिए अल्ताफ भाई, आप एक बात मेरी सुनिए कि आप देखिए जो सलाहियत आप में है, कितना अच्छा आप सवाल कर रहे हैं, तो ये दूसरे चैनल वालों में है क्या? आप में जो सलाहियत है दूसरे चैनल वालों में है कि यूट्यूब के जो चैनल लेके फिर रहे? तो भाई अल्ताफ साहब को बहुत अच्छी सलाहियत दी अल्लाह तबारक तआला ने, वैसे जावेद भाई को अलग से दिया, सबको अलग अलग दिया है। अब आप बोलेंगे सामने एक ही सुर में बाजा बजाना, तो फिर हमारा असद साहब की बात करेंगे ऑर्केस्ट्रा चढ़ा गया, सब अलग अलग अपने जहन से बात करते, अपना काम करते। हाँ। अच्छा सर, पिछले दिनों जो है एक विवाद हुआ था कि एमआईएम के अंदर 2 नगर सेवकों में जो है आपस में कुछ हो गया था, तो आपको क्या लगता है ऐसा अगर चलता रहा तो एमआईएम में कुछ भी खराब नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है, नज़रियाती इख्तलाफ हर जगह होते, सियासत में नज़रियाती इख्तलाफ ही होती है, अफराद का दुश्मन नहीं होता, और ज़्यादत पे तो सियासत में बिल्कुल नहीं उतरना चाहिए। जैसा कुछ दिनों पहले हुआ है, आप किसी के वालिद तक अगर जाएंगे और कोई अगर वालदा तक चलेगा तो गलत बात है। एतराज़ करो इन चीज़ों से, ज़बान सब मुंह में रखते, लेकिन हमको कहीं ना कहीं अखलाक का मुजाहरा करना पड़ेगा। और देखो आखिर अव्वल फैसला वार्ड के लोग करेंगे, शहर के लोग करेंगे कि कौन कितना 30 मार खाए, कौन काम कर सकता। अगर आपको आपके घर में अगर नौकर भी रखना है तो आप 4 लोगों में सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा अच्छा रखना है और कौन अच्छा काम करेंगे, इसलिए अल्फाजों के ऊपर दुरुस्त करना चाहिए। अभी मैं भी कुछ भी बोल दे सकता, आपका नशर कर डालेंगे इसको, लेकिन ज़ातियत पे क्यों उतर रहे? ज़ातियत पे हम इसलिए उतर रहे, या तो हमारे पास कोई तर्क नहीं है या हमारे पास कोई ठोस दलील नहीं, इसलिए हम ज़ातियत पे उतर रहे। तो इन चीज़ों से ग्रेस करना चाहिए। अरे हुसैनी साहब, कोई पार्टी है जो आपसे मिलकर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है? कोई ऐसी पार्टी भी आई है किसी? नहीं, अगर हम ख्याल पार्टी अगर कोई आती है कि हमारे बड़े हमारे जितने नेता हैं, गफ्फार कादिर साहब, इम्तियाज़ साहब, ये बैठ के तय करेंगे इसके अंदर। अगर कोई हम ख्याल पार्टी आती है तो बराबर उनको साथ में लेकर करेंगे। आज एक आपने देखा होगा शायद, एक ने कहा है कि अभी सामने वीडियो वायरल हुआ भी उनका कि हर जो है 17 तारीख को, जैसे कि आज क्या है, क्या जलील साहब जो आज क्या है,
आज क्या दिन है सर, आपको पता होना चाहिए, आप एक लीडर है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या है। नहीं, आप बताइए ना। 17 सितंबर है, इतना मेरे को मालूम है। नहीं सर, आपको पता होना चाहिए। 17 सितंबर है। इसका मतलब इमाम पार्टी नहीं मानती है उस चीज को। किस चीज को? आज 17 क्या है? क्या होता है वही तो आप मानते हैं? लीडर है ना। आप मानते हैं? सर मेरे मानने से क्या होता है? नहीं, आप बोलिए ना। लीडर है ना। आप मानते हैं? आपके पीछे जनता है, मेरे पीछे जनता क्या है? आज बोलिए ना। आरिफ हुसैनी साहब आप बोलिए ना, आपको पता होना चाहिए। आप बोलिए क्या है, आप बोलो ना सर। सवाल करना आपका काम है, जवाब देने बैठा ना, आप करो ना सवाल। इस पे मेरे को चीज समझ में नहीं आ रही है, आरिफ हुसैनी साहब क्यों ऐसा कहते हैं कि आरिफ हुसैनी साहब जो है जब सवाल पूछा जाता है तो आरिफ हुसैनी साहब सवाल करने वाले से ही जवाब पूछते हैं। तो आज क्या है बोलो ना, मैं तो कह रहा हूँ 17 सितंबर आज जो है 17 सितंबर नहीं है, आज क्या दिन मनाया जाता है? बोलिए ना आप बोलिए, सवाल कीजिए, आप लीडर है और उसका जवाब। अरे माकूल जवाब दूंगा इंशाल्लाह। आप सवाल करो, मैं माकूल जवाब देता। आप बोलिए, मेरे पास है बोलिए सवाल तो मैं, लेकिन मैं आपकी मुझे सुनना चाहता हूं। बोलने को डर रहे हैं, मैं जवाब देने को नहीं डर रहा। नहीं सर, मैं आप बोलिए ना क्या है। मैं जवाब, मैं आपको जो है इसका जो है अरे सवाल कीजिए ना, आप क्या देने बोलो। 17 सितंबर है, आज 17 सितंबर है, वो तो मैं ही मानता हूँ। बोलिए आज क्या मनाया जाता है? आप बोलिए ना, क्या मनाया जाता है? क्यों मना रहे? क्यों झंडा? अरे क्यों मना रहे और किस लिए मना रहे यार, क्या मना रहे बोलिए ना। आपको पता नहीं है? बोलिए ना। आपको पता नहीं? आप सवाल कीजिए, जवाब दो। आपको पता नहीं है? आपको जवाब दे रहा हूं मैं, आपको पता नहीं है? ऐसा जवाब दूंगा मैं, आरिफ हुसैन ऐसा जवाब दूंगा। आरिफ हुसैन साहब को पता नहीं है आज क्या मनाया जाता है? आप बताइए, मेरे इल्म में थोड़ा सा इजाफा कीजिए। नहीं सर, मेरे को थोड़ा सा एजुकेट कीजिए। आप बोलिए ना। आरिफ हुसैन साहब आप सवाल करने को डर रहे, किससे डर रहे आप? नहीं सर, किसी से डर रहे सर। बोलो भी क्यों मना रहे और क्या मना रहे? देखिए एक बात मैं आपको क्लियर करता हूँ, अल्ताफ शायद किसी से डरने के ज्यादा कोई कुछ भी कोई किसी का कुछ करने को। फिर बोलिए ना आप क्या है, क्यों मना रहे? क्या मनाया जाता है सर? आप लीडर है। अरे सवाल आप कर रहे हैं, पढ़े लिखे लीडर है। सवाल आप कर रहे हैं। नहीं, 17 सितंबर है, 17 सितंबर है, मेरे को मालूम है। ये तो मैं भी मानता हूँ आरिफ हुसैनी साहब, लेकिन मुझे एक सवाल सबसे बड़ा ये करना है कि आप एक लीडर हैं, आप एक नगर सेवक के फैमिली से है, अब आने वाले वक्तों में हो सकता है फिर एक बार नगर सेवक बन जाए, आपको ये पता नहीं कि 17 सितंबर क्या मनाया जाता है? बोलिए ना। आरिफ हुसैनी साहब कौन मनाते? नहीं, वो कौन मनाते हैं? रिवायत रखी, वो हम नहीं जानेंगे, वो हम क्यों मना रहे? बोलिए ना साहब, वो हम नहीं कहेंगे। आप हम ये कहेंगे कि इमाम पार्टी के खासदार पे जो इल्जाम लगाए कि वो हर वक्त हर साल नहीं रहते हैं, उसके बारे में क्या? आज जिस तरह का दिन मनाया जाता है, कौन सा दिन, कहाँ मनाया? कौन बुलाने वाले, क्यों बुला रहे? नहीं सर, क्यों बुला रहे? सर आप जो आज मुख्यमंत्री क्यों नहीं आए? सर आप आज मुख्यमंत्री आने वाले थे, क्यों नहीं आए? आरिफ हुसैनी दिशा से हट रहे हैं, दिशा से नहीं हट रहे। आप जो है सवाल समझिए मेरी बात, क्या बात है जो जनता ये कह रही है कि आज 17 सितंबर है, जो दिन आज मनाया जाता है उसमें क्यों नहीं है आज इम्तियाज अली? ठीक है, वो आज पार्लियामेंट गए, वो तो हमको भी समझता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दिन मनाते क्या मनाते हैं? बोलिए ना मेरे को क्या मनाते? तो आप नहीं बताएंगे क्या मनाया जाता है? अरे सवाल करो ना, आप सवाल करने आए मेरे से, सवाल कीजिए। है सर, आपको पता होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ना, आपको पता होना चाहिए आज क्या दिन है। अरे मैं तो जवाब देने रेडी हूँ, आप सवाल पे आगे नहीं बढ़ रहे। आप सवाल पूछ रहा हूँ ना, 17 सितंबर को क्या मनाया जाता है आपको पता होना चाहिए, आप एक लीडर है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। आज 17 सितंबर है, आज क्या मनाया जा रहा है? आज मेरे को 17 सितंबर मेरे को इतना मालूम था कि अपडेट चैनल की तरफ से अल्ताफ साहब मेरा इंटरव्यू लेने आने वाले। नहीं सर, आप ये मेरे लिए खुशी की बात है, मेरे लिए आरिफ हुसैनी साहब जो है अपनी जबान से नहीं कह रहे हैं कि आज क्या मनाया जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए आरिफ हुसैनी साहब, आप एक लीडर है, आपको वो समझ मालूम होना चाहिए कि आज क्या मनाया जाता है, आपको बोलना चाहिए क्योंकि आप एक लीडर है। जिस तरीके से आपने पहले कहा कि हम जो है सेकुलर हैं, हिंदू के भी वोट हमको मिले हैं, मुस्लिम के भी वोट हमको मिले हैं, दलित के भी मिले हैं, तो आप बताइए आरिफ हुसैनी साहब क्या 17 तारीख को क्या मनाया जाता है? 17 सितंबर है आज, बताइए आरिफ हुसैनी साहब। लेकिन ठीक है, सुनिए ना, 15 अगस्त को यौम आज़ादी मनाई जाती है, ये मेरे को मालूम है। 26 जनवरी के दिन, सुनिए ना, 26 जनवरी के दिन हमारा यौम जमहूरिया मनाया जाता है, ये मेरे को मालूम है। और आज कौन सा पाखंड और नाटक किया जाता है, ये मेरे को नहीं मालूम। चलिए छोड़िए वो समाज, छोड़िए आरिफ हुसैनी साहब, आगे चलते हैं। अब चलते, देखिए आपने जैसे बताया कि स्कूल हमारे पास में जो है आप ओवैसी साहब के नाम पर एक स्कूल बनने वाला है। एक सवाल मेरा ये रहेगा, आरिफ हुसैनी साहब के पिछले 5 सालों में इमाम पार्टी ने जिस तरीके से काम किया, चलिए कहीं ना कहीं आपने जिस तरीके से बताया कि काम किया 100% तो किसी का भी नहीं हो सकता, ये बात तो बिल्कुल सही है। अब आने वाले वक्तों में इमाम पार्टी की सीट आने के बाद में सबसे पहला लक्ष्य आप लोगों का क्या रहेगा? कि जिस तरीके से कोई कह रहा है कि हमारा पढ़ाई की तरफ हम ध्यान देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि यार बस वही चलता रहेगा, नालियाँ और वही झाड़ू और वही चलता रहेगा। बोल दो, जाओ बोलिए। सबसे पहला काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो इलेक्शन लड़ेंगे और चुन के आने के बाद सिर्फ हम समंदर जलवाहिनी के ऊपर सबसे पहला ध्यान देना, पानी के ऊपर। पानी का सत्यानाश करके रख दिया सेना और बीजेपी की गवर्नमेंट ने, और ये पूरे शहरवासियों के नागरिकों का मसला है। कहाँ लेके चले गए थे भी? क्यों आप इस बात को नहीं उठाते कि समंदर को उठा के किसने फेंका यहाँ से? सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फेंका है। पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का, पैसा स्टेट गवर्नमेंट का। कैसे एग्रीमेंट करते कारपोरेशन के लोग, कैसे एक कमेटी बना लेते हैं लोग, और कैसे लोगों के जेबों पर डल्ला डालने की बात करते। आप 10 दिन में एक बार पानी दे रहे हैं तो महीने में कितने बार दे रहे? 3 मरतबा। साल में कितने बार हो रहा? 4,500 रुपए का तो बिल है। इस चीज को पूरी हिम्मत और जरूरत से किसी ने अगर हाउस में उठाया तो सिर्फ मजलिस इत्तेहाद, एक सेकंड साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उठाया, और अगला भी जो उठाएंगे हम, सिर्फ पानी सस्ता मिलना चाहिए।
हर घर पे मिलना चाहिए। डैम के अंदर पानी है, तुम्हारी ये योजना है 30 साल की कि लोगों को पानी नहीं दे सकते। डैम फुल है, खोलकर दरवाजे बाहर जा रहे हैं पानी के अंदर। ये बीजेपी और शिवसेना का फेलियर है कि जिनको पानी की जरूरत उनको पानी नहीं मिल सक रहा। तुमने ये योजना करके रखे, ये तुम्हारी नीति थी। ये 30 साल में सत्यानाश करे शहर का। आरिफ हुसैनी साहब, क्या बात है, हमारी पार्टी अस्तिक कुमार पांडे साहब के पीछे ही लग गई है। नहीं, अस्तिक कुमार पांडे साहब आए बात बताओ मेरे को, शहर में 1% भी अगर विकास का हुआ होगा तो सत्यानाश कहाँ हुआ शहर में इनके आने के बाद मैं बताता। बताइए कौन सा विकास का काम हुआ? आपको लगता है सत्यानाश हो गया उनके आने के बाद? तो आप तो बताइए ना साहब कि कौन सा विकास का काम करे उन्होंने। सब एक बात सुनिए आप। हाँ बोलिए, क्या करें? सब आने के बाद में 2-3 महीने के बाद तो कोरोना लग गया सर। तो लॉकडाउन लग गया, कोरोना लग गया, ठीक है। तो ड्रेनेज का जो सिस्टम अगर ओवरफुल होके जा रहा तो इसको राइट करने की, इसको दुरुस्त करने की, इसको मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? कारपोरेशन के ऊपर है ना। आप तो आए तानाशाह के जैसा, वो जैसे कोरिया के किम जोंग है ना कि बस मैंने बोल दिया तो कानून। आप उस तरीके के कारपोरेशन को चलाना चाह रहे हैं, नहीं चलेगा। और वैसे तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी शहर के अंदर। आपको आपने लाइटों का मेंटेनेंस बंद करके रख दिए। आज मेरे वार्ड के अंदर की मैं बात बता रहा, BSC पोल बंद है, कुत्तों की बहुत सड़कों के ऊपर आई है। सेंट्रल लाके बगैर कितने कुत्ते ईमानदारी से बताइए आप? ऐसे कितने एरिया जहां पर कुत्ते नहीं है? कौन पकड़ेंगे इनको कुत्तों को? लोगों के ऊपर जानलेवा हमले कर रहे हैं। आपको इधर भी ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ कोविड कोविड कोरोना कोरोना है, कब तक ये मातम बनेंगे आप? सारी जिम्मेदारी को, ठीक है, आप पहला प्रेफरेंस अगर इसको दे रहे तो इसका ये मतलब कि सारी चीजों को आप उठा के जो तो कुएं में फेंक देंगे। अस्तिक कुमार पांडे साहब के आने के बाद मैं बता रहा हूं शहर का वाकई में सत्यानाश हुआ है। डेवलपमेंट के पूरे काम रुक के पड़े हुए, जितने बजट के पूरे फाइले थे सब उन्होंने कैंसिल कर डाले। इवन जितने भी एजेंसी फिक्सिंग को फाइले थे आप वो कैंसिल कर देते। वर्क ऑर्डर पे के फाइल आप कैंसिल कर दे रहे। कैसे शहर का डेवलप होगा बताइए आप मेरे को? और पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। मैं कहता हूं औरंगाबाद के अंदर वही कमिश्नर ने अपना पदभार संभालना चाहिए जिसमें फंड जनरेट करने की सलाहियत है और जो गवर्नमेंट से फंड ला सकता। वरना मेहरबानी करो इस शहर को छोड़ो हमारे हाल के। सर लास्ट मेरे 2 सवाल आरिफ हुसैनी साहब मेरे से आपसे ये रहेंगे, पर्सनल सवाल। मैं आपको पर्सनल सवाल करने की कोशिश करूंगा। सर इस बार आपके सामने चेहरे तो बड़े होंगे सर, आप इमाम से लड़ेंगे और बाकी दिगर पार्टियों से लड़ेंगे, आपके सामने चेहरे बड़े होंगे लोग। चलिए पिछली बार जो हो गया आप चुनकर आ गए, इस बार आपके सामने चेहरे बड़े होंगे, तो सर कैसे मैदान में लड़ेंगे? सुनिए आप, वो सिर्फ चेहरे बड़े रहेंगे, हमारा काम बड़ा है। वो सिर्फ चेहरे बड़े हैं, हमारा काम बड़ा है। उन्होंने सिर्फ चेहरा दिखा के लोगों को लुभाने की कोशिश करी, हमने काम करके लोगों के दिल में जगह बनाई हुई। आप देख लेंगे इलेक्शन का नजारा, जिनको आप बड़े चेहरे बोले ना, बड़े मायूस हो जाएंगे जब इलेक्शन के रन में उतरेंगे। सर लास्ट बड़े मायूस हो जाएंगे। एक आखिरी सवाल आरिफ हुसैनी साहब से हमारा ये कि कितने सीटें इस बार आपकी आ रही है सर? एक लगभग आप एक आंकड़ा बता दीजिए। हमने आपको क्या कहा, मेरी तो खुद की इच्छा है, मेरा ऐसा मानना है और मेरा ऐसा सोच है कि पूरे सीटों पर हमने लड़ना चाहिए। क्यों? तो ये मिड टर्म टूट चुका है अब। जैसे आपने खासदार पुराने माजी खासदार की बात करे कि मैं मेरा देखूंगा तुम तुम्हारा देखो, ये हिंदू मुस्लिम का मैसेज अब इस शहर के अंदर नहीं चलने वाला। इस मिड टीम को, इस सोच को अगर किसी ने तोड़ा तो हमारे खासदार इम्तियाज जलील ने तोड़ा है। तो इंशाल्लाह हमारी ये सोच है कि हम पूरे वार्डों पे इलेक्शन लड़ना चाहिए और महापुर बनाएंगे इस बार। पूरे, जब ये पूरे पर लड़ेंगे तो रिजल्ट अच्छे होंगे। अच्छा क्या काम किया इन्होंने? मैं तो बता रहा हूँ ना कि कारपोरेशन को तबाह बर्बाद करने वाले इंस्टीट्यूशन और बीजेपी है। अरे पूरा आपका ड्रेनेज सिस्टम तोड़ के रख दिया, पूरा पानी की लाइन पूरा छोड़ के रख दिया। कौन सा एक फैक्टर मेरे को ऐसा बताओ, कोई कारपोरेशन का ऐसा डिपार्टमेंट बताओ कि जिसके अंदर सेना बीजेपी की 30 साल से जो गवर्नमेंट है इन्होंने इसके अंदर डेवलपमेंट किया है। अरे साहब कचरे का नियोजन तक नहीं कर सके। अरे मालूम करो आपने कि ये कचरा क्यों हटाया गया यहाँ से? हिंदू समाज टिकट मांगेगा आपसे? क्यों नहीं मांगेगा? मांग रहे हैं तो इससे पहले बिल्कुल है हमारे पास में है आपके पास, और बिल्कुल हम एतमाद जगह की जगह वहां पर हम भी ऐसे हमको कोई अहंकार और घमंड नहीं है कि हमारे पास किसी ने आना। अरे भाई जब हमारा दिल साफ है, हमारी नीयत साफ है और हम शहर का विकास चाहते, हिंदू भाइयों का हमको साथ चाहिए, उनको हमारा साथ चाहिए, तो शहर के डेवलपमेंट के लिए कोई हमारी बात को क्यों नहीं मानेगा? हम कौन सी भेदभाव की यहाँ पर बात कर रहे हैं? हम कहाँ आपके कारोबार के अंदर रखवा डालने वाली बात कर, शहर के डेवलपमेंट की ही तो बात कर रहे हैं ना। अगर कोई हमसे उठा हुआ बैठा हो तो हम जाके बना लेंगे, लेकिन इनका बाजा जरूर बजेंगे जिन्होंने 30 साल में शहर को गड्ढों में और पानी के प्यासा रखा लेके कचरे में घुसड़ा ले। चलिए ये थे हमारे आरिफ हुसैनी साहब जो जैसे हमने पहले कहा कि जब मैदान के अंदर पहलवान बराबरी का हो तो बहुत मजा आता है। आज बहुत ही अच्छा लगा। हमारे वार पलटवार का हम समझते सबसे अच्छा ये एपिसोड रहा कि आरिफ हुसैनी साहब से बात करने के बाद बड़ा मजा आया। ये बड़े जज्बाती भी हो जाते हैं जब जवाब देते हैं और एक अल्फाज जो है इमाम के बारे में कुछ नहीं सुनते नहीं है, बोलते हैं जवाब देते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि 30 सालों में पूरे शहर का कबाड़ा करके रख दिया है जो दिगर पार्टियां थी। अब जो है जैसे जनता ने इनके ऊपर भरोसा किया, इनके पीछे बारी कॉर्पोरेटर आए, एक एमएलए, फिर उसके बाद में खासदार के रूप में इम्तियाज जलील साहब को पार्लियामेंट भेजा, वो भी वहां पर बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है आवाजें बुलंद कर रहे हैं। और जैसे इन्होंने कहा कि जैसे दूसरे पार्टियों ने कहा था कि
एमआईएम एक बुलबुला है, जैसे इन्होंने कहा कि उनकी सोच वैसी है, उनकी सोच गलत है। इस बार जो है इनका भी दावा है कि हो सकता है कि ये भी जो है महापौर बनाए, और देखते हैं अब आगे सारी पार्टियों का दावा है कि हम महापौर बनाएंगे। आरिफ हुसैनी साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हम फिर चाहेंगे कि एमआईएम की तरफ से आप ऐसे ही बोलते रहें और एमआईएम आपको बार बार बोलने का मौका दे। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।